अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी का देखा था कि जनरल उसका ये डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद जो हमने मुख्तलिफ टाइप्स की इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट टर्म्स हमने उसमें यूज़ होती है, हमने वो डिफरेंट टर्म्स देखी थी। आज हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है और इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है। तो आज हम जो है अपनी क्रोमेटोग्राफी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होता है क्या है कि हमने कहा कि एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो सैम्पल्स होते हैं या एनालाइट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मिक्सर्स में मौजूद होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हम एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो एनालिटिकल के अंदर जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सेपरेशन हो रही होती है वो डिपेंड करती है कि जो इनके दरमियान जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो उनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है दो फेजेस के दरमियान वो कैसा है। अगर तो पार्टीशन कोफिशिएंट की बेसिस पे सेपरेशन हो रही है तो हम कहते हैं कि अगर हमारा जो भी सैम्पल कंपोनेंट्स मौजूद हैं अगर उनकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो स्लोली ट्रैवल करेंगे और वो इल्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। लेकिन अगर उनकी जो है वो इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो फास्टली ट्रैवल करेंगे और वो क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे और जल्दी जो है वो इल्यूट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सेपरेशन हो रही है या कंपोनेंट्स की जो भी हम कह रहे हैं कि रिमूव हो रहे हैं हमारे सैंपल के अंदर से, हमारे मोबाइल फेस के अंदर से, वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम सेपरेशन प्रोसेस के ऊपर। रिमूवल ऑफ द कंपोनेंट्स from the mobile phase by the stationary phase is an equilibrium process। इक्विलिब्रियम प्रोसेस का मतलब क्या कि जब मैंने आपको कहा कि क्या है, दो फेजेस हैं, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। अब क्या है कि जब हम अपना सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास एक कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सैंपल जो है वो पैक कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम के अंदर हमारा जो है वो स्टेशनरी फेज पैक हुआ हुआ है और स्टेशनरी फेज के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जब सैंपल हमने इंट्रोड्यूस करवाया वो हमने क्या किया कि ये हमारा कॉलम है वो पैक हो गया, इसके ऊपर मैंने अपना क्या ऐड किया, सैंपल ऐड किया। ठीक है, सैंपल के साथ ही मैंने क्या चीज़ ऐड की, इसके अंदर मोबाइल फेज ऐड किया। और यहाँ पे कॉलम में हमारे पास क्या पैक हुआ हुआ है, स्टेशनरी फेज पैक हुआ हुआ है। अब जब सैंपल हमने ऐड किया, सैंपल के अंदर क्या हो सकते हैं, कोई भी तीन हमारे पास कंपोनेंट है जो हमारे क्या है सैंपल के अंदर मौजूद है, जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। जब हमने उसको क्या किया, अपने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्टेशनरी फेज पैक है। अब जैसे जैसे क्या करेंगे, कॉलम में से ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ से ये जो है ये इल्यूट होंगे। अब ये कॉलम में से ट्रैवल करेंगे, अब क्या है, मोबाइल फेज से क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे, स्टेशनरी फेज से जो है वो वापस मोबाइल फेज में जाएंगे। इस तरह से क्या होंगे, एक स्टेप हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ कि मोबाइल फेज से वापस स्टेशनरी फेज में से जो है वो एब्जॉर्ब हुए, स्टेशनरी फेज से फिर दोबारा जो हमारा मोबाइल फेज रन कर रहा था ये मोबाइल फेज में जो है वो वापस आए। इस तरह से कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस चलता है और पूरे जो कि पूरा कॉलम होता है उससे जो है हमारा सैंपल ट्रैवल करता है। अब क्या करता है, किस तरह से सेपरेशन किस तरह से हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि तीन कंपोनेंट्स हैं, सेपरेट किस तरह होंगे ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स हैं इनमें से कौन से कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी या इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी या फिर अट्रैक्शन जो है हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। अगर मैं कहती हूँ कि हमारा जो सैंपल के अंदर एक कंपोनेंट मौजूद है उसकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा फास्टली ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसकी क्योंकि मोबाइल फेज हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, स्टेशनरी फेज हमारा यहाँ पे स्टेशन है, मतलब स्टैटिक पोजीशन में अपनी जो है वो पोजीशन को नहीं लेफ्ट करता। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि ए हमने कंपोनेंट ऐड किया है जिसकी क्या है, हमारे मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो वो मोबाइल फेज के साथ फास्टली ट्रैवल करेगा और वो सबसे आगे आ जाएगा। अगर हम कहते हैं अपना जो सेकंड हमारा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, उसकी किसके साथ इंटरेक्शन है, उसकी जो है मॉडरेट इंटरेक्शन है ना, मतलब स्टेशनरी फेज के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड है, मोबाइल फेज के अंदर उसकी क्या है, मॉडरेट है, तो वो क्या करेगा, वो भी थोड़ा ट्रैवल करेगा फास्टली, लेकिन क्योंकि एक ही इंटरेक्शन हमारे
मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा थी तो ए सबसे आगे आ जाएगा, बी जो है वो उससे पीछे रह जाएगा, और सी का हम जिसका कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेशनरी फेज के साथ रह जाएगा वो पीछे। और यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि वो ट्रैवल ज़रूर कर रहा है, लेकिन क्या, क्योंकि उसकी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, वो स्टेशनरी फेज को लेफ्ट करने में, उसकी जो स्पेसिस हैं उनको लीव करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा स्लोली ट्रैवल करेगा और वो पीछे रह जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ए कंपोनेंट सैंपल में मौजूद था, जो बी कंपोनेंट मौजूद था और जो सी कंपोनेंट था, वो तीनों के तीनों हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सेपरेशन किस बेस पे हुई, इस बेस पे कि जो हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया था उनकी जो है वो इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ कैसे थी, हमारे मोबाइल फेज के साथ कैसी थी, और उसी की बेस पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हुआ। अब इक्विलिब्रियम जो का प्रोसेस जो है वो किस तरह से स्टैब्लिश होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो किसके साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, किसके साथ अपनी स्ट्रॉन्गली अपनी अट्रैक्शन शो करते हैं, किसके अंदर अपनी सॉलेबिलिटी शो करते हैं। तो जिसके साथ उनकी जितनी ज़्यादा सॉलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा टाइम जो है वो उसके ऊपर स्पेंड करेगा। जो हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है इसको हम इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट भी कहते हैं, या फिर हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर जो पार्टीशन कोफिशिएंट, इसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट किसके इक्वल आता है, सी एस ओवर सी एम। सी एस यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, या फिर जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स हैं इन मोबाइल फेज। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट हमें क्या बताता है कि हमारे जो एनालाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है या फिर मोबाइल फेज में। अगर तो जो है वो हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वो ये इंडिकेट करेगी कि जो हमारा एनालाइट है उसकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। अगर हम कहते हैं कि के की वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब क्या कि जो भी हमारा सैंपल का कंपोनेंट्स हैं उनकी जो है वो इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टेशनरी फेज के। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट हमें ये क्लियर करता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं उनकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर मोबाइल फेज के साथ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का कल भी हमने एक डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड बेसिकली क्या है कि टाइम पीरियड हमें ये बताता है कि कोई भी जो कंपोनेंट है वो कितना टाइम ड्यूरेशन ले रहा है कॉलम के अंदर एंटर होने से लेकर कॉलम को जो है वो लेफ्ट करने तक। जितना अब क्या करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारा जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन कितनी है और उनकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन कितनी है। अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो क्या लगाएगा, उसका टाइम पीरियड जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा एक कॉलम के अंदर से ट्रांसफ़र करने का, या अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो एक पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ट्रैवल करने का। तो टाइम पीरियड क्या बताता है कि टाइम पीरियड की बेस पे हम असेस करते हैं कि कितनी जो है वो हमारे जो एनालाइट मौजूद हैं उनकी जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा हैं या फिर हमारे मोबाइल फेज के साथ। सेकेंड बात क्या है, टाइम पीरियड। अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो उसी बेस पे जो है वो सेपरेशन होगी। अगर हमारे एनालाइट जो सैंपल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं या एनालाइट मौजूद हैं, अगर सबका टाइम पीरियड सेम होगा तो कोई भी सेपरेशन नहीं हो पाएगी। किस तरह से, अगर हमने जैसे मैंने अभी आपको कॉलम में बताया, मैंने कहा था कि 3 कंपोनेंट्स ए, बी और सी, अगर तीनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब हमने यहाँ पे एंटर किया और तीनों जो है वो एक ही टाइम पीरियड से ट्रैवल करते हैं और एक साथ ही इल्यूट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, कोई सेपरेशन नहीं आएगी, बल्कि हम जो नीचे कलेक्ट करेंगे फ्रैक्शन वो हमारे पास तीनों वही मिक्सचर एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि तीनों के 3 कंपोनेंट्स जो हमने अपने कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाए उनकी इंटरेक्शन डिफरेंट है हमारे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ, तो उस इंटरेक्शन की बेसिस पे क्या होगा कि उनका टाइम पीरियड जो वो कॉलम के अंदर स्पेंड कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा। अगर हम कहते हैं कि एक इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है तो सबसे पहले कॉलम में से वो इल्यूट होगा। सेकेंड नंबर पर अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा बी कंपोनेंट है उसकी स्टेशनरी फेज के साथ भी है लेकिन उसकी जो है वो हमारे मोबाइल फेज के साथ भी है, तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ इल्यूट होगी वो हमारा बी कंपोनेंट होगा। और थर्ड टाइम पे अब मैं कहती हूँ कि ए हमारे पास जब हमने सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया तो फर्स्ट 2 मिनट में हमारे पास
ए कंपोनेंट आ गया, बी जो है वो हमारे पास नेक्स्ट 3 मिनट्स के बाद बी आया, और जो हमारे पास सी कंपोनेंट आया वो 5 मिनट में। अब देखें इन तीनों का क्या है, टाइम पीरियड डिफरेंट है। अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो ये तीनों के तीनों हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। अगर इन सबका टाइम पीरियड सेम होगा, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि 5 मिनट है, अगर टाइम पीरियड सबका सेम होगा तो वो हमारे पास सेपरेशन नहीं होगी। तो टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली क्या करता है, अहम रोल प्ले करता है। उसकी बेस पे एक तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्पेशल जो सेपरेशन हो रही है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, हम इंटरेक्शन को भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने जो हमारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एनालाइट्स मौजूद हैं, उनके जो है हमारे जो स्टेशनरी फेजेज हैं या मोबाइल फेजेज हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शंस किस तरह से हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसेस किस तरह से होता है स्टेशनरी फेजेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हमारी सेपरेशन हो रही है। फर्स्ट वन जो स्टेप होता है हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द स्टेशनरी फेज। सबसे पहले हमारा क्या करते हैं कि हमारी एड्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द स्टेशनरी। हम अपने स्टेशनरी फेज के ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सैंपल हमारा उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि रिटेन हो जाता है। अगर हमारा कोई सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो उस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा उसके ऊपर रिटेन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो मोबाइल फेज ऐड करते हैं, सेपरेशन ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंसेस बाय द मोबाइल फेज। सेपरेशन सेकेंड स्टेप में फिर क्या होता है, जब हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवा दिया, एड्जॉर्ब होना है या रिटेन होना है वो डिपेंड करेगा कि हमारा स्टेशनरी फेज कहता है। सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस मोबाइल फेज, जब हमने अपने सैंपल इंट्रोड्यूस करवा दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और मोबाइल फेज जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है तो हमारे सैंपल्स की जो है वो सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या पार्टीशन कोफिशिएंट पे जो है वो सेपरेशन डिपेंड करेगी। उसके बाद क्या होती है, जब सेपरेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंसेस। जो हमारे सब्सटेंस हैं या एनालाइट हैं या कंपोनेंट्स हैं, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो हम रिकवरी का मीन्स क्या कि हम उनको सेपरेटली, जैसे मैंने बताया कि एक आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा, फिर थर्ड हमारे पास आएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि तीनों की तीनों अपने जो हमारे सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको हम रिकवर कर लेते हैं। एट द एंड क्या है, जब आपके पास तीनों सब्सटेंसेस, ये जितने भी आपके सैंपल के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद थे, आपने उनको रिकवर कर लिया, फिर हम उनका क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव उसका एनालिसिस कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट मौजूद है, कौन सी सब्सटेंस मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या देख लेते हैं कि कौन कौन सी, क्वालिटेटिव में हमें पता चल गया कि हमारे पास लेट्स सपोज ए और है, बी है और सी है। क्वांटिटेटिव में हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की अमाउंट कितनी है, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम अपना जो सैंपल होता है उसको सेपरेट करते हैं, और नेक्स्ट हम उससे क्या करते हैं कि हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसको कितनी फॉर्म्स के अंदर, कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। जिसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टू फेजेस। हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस यूज़ करते हैं, तो उसकी बेसिस पे जो है वो क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टू फेजेस, के दो जो हम फेज यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
एक फेज़ हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है, सेकंड फेज़ जो है हमारे पास मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली मोबाइल फेज़ या तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, या फिर हम गैशियस फॉर्म में जो है अपना मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज़ जो है वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, मोबाइल फेज़ या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर हमारे पास गैशियस फॉर्म में होगा। अगर हमारे पास मोबाइल फेज़ जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो, और हमारे पास जो है स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास अगर सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वो क्रोमेटोग्राफी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। अगर हमारा जो मोबाइल फेज़ है वो गैशियस है और हमारे पास जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है तो वो हमारे पास गैस सॉलिड जो है, या फिर अगर हमारे पास मोबाइल स्टेशनरी फेज़ लिक्विड है तो वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आएगा। स्टेशनरी फेज़ इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी फेज हमारे पास या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा। स्टेशनरी फेज हमारे पास कभी भी जो है वो गैशियस फॉर्म में नहीं होता। अगर हमारे पास ये है तो इनकी टाइप वजह से हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आती है वो हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड मोबाइल फेज था, लिक्विड ही हमारे पास स्टेशनरी फेज था, तो हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी बनेगी वो बनेगी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास गैस मोबाइल फेज था और हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेशनरी फेज था, तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की बनेगी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारे पास क्या बनेगा, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो गैस मटेरियल था, गैशियस जो था हमारा मोबाइल फेज था, लिक्विड हमारी स्टेशनरी फेज था, तो हमारे पास बनेगी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और अगर हमारे पास लिक्विड मोबाइल फेज है और सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो वो हमारे पास क्या बनेगी, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, इनकी अगर मैं आपको फर्दर टाइप्स बताऊं तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में आ जाती है हमारे पास जीसी यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी। जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी हमारे पास गैस, यहाँ पे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर इसको सिर्फ गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और जो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास HPLC भी आ जाएगा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है, या फिर जो है हमारे पास TLC आती है यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन का मतलब कि जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो रही है उसका कौन सा मैकेनिज्म जो है वो यूज हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट वन आएगी वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो हम फर्स्ट देखेंगे वो है पार्टीशन। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, वो क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेज और हमारा मोबाइल फेज दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्योंकि दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे तो जो भी हमारा सैंपल के अंदर एनालाइट्स मौजूद है वो पार्टीशन हो जाएंगे बिटवीन टू फेजेस, मतलब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज और हमारा मोबाइल फेज दोनों जो है वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं कि कौन सी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आती है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारी एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है
और जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो मोबाइल फेज, जो पेपर हम स्टेशनरी फेज़ के तौर पे यूज़ करते हैं तो पेपर के अंदर सेलुलोज मौजूद हैं और सेलुलोज के अंदर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए होते हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एज अ स्टेशनरी फेज़ काम करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है वो भी लिक्विड है, जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो भी लिक्विड है, और इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। नेक्स्ट जो आती है वो है हमारी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होगा और जो हमारा मोबाइल फेज है वो हमारा लिक्विड होगा। हम उसको क्या कहेंगे, हमारी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। इसको हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, तो जो भी हम अपना सैंपल जिसको हमने सेपरेशन करवानी है, जिसकी हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, वो उस सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो TLC जिसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यही होता है कि हमारे पास एक सॉलिड स्पॉट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसकी हम कोटिंग करते हैं, ठीक है। वो पाउडर्ड फॉर्म में कोटिंग होती है जिसको हम सिलिका जेल या मुख्तलिफ स्टेशनरी फेजेस सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज़ करते हैं, उसकी हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग करके उसके ऊपर हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और देन हमारे सैंपल की सेपरेशन होती है। तो क्योंकि सॉलिड सरफेस होती है, सॉलिड कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि उसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसी तरह जो HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके अंदर हम जो कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं, उस कॉलम के अंदर अगर हम सॉलिड मटेरियल पैक करते हैं, सॉलिड मटेरियल के ऊपर हम अपने सैंपल की इंट्रोडक्शन करवा के अपना सैंपल एड्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वो है HPLC मींस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसके अलावा जो सेकंड बनती है वो हमारे पास बनेगी TLC मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो है वो हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड टाइप हमारे पास आती है वो है इसी की जो थर्ड टाइप हमारे पास आएगी वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आयन की एक्सचेंजिंग होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी स्टेशनरी फेज होता है वो हम कोई ऐसी रेजिन या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसके ऊपर जो आयंस मौजूद होते हैं वो हमारे सैंपल के अंदर जो आयंस मौजूद होते हैं उनके साथ अपने आयंस को जो है वो एक्सचेंज करके सेपरेशन करवा सकें। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है कि जिसके अंदर सेपरेशन जो है वो बेस करती है आयन की एक्सचेंजिंग पे। आयन की एक्सचेंजिंग किसके दरमियान होगी, जो हमारा सैंपल मौजूद है मोबाइल फेज के अंदर उसके आयंस रिप्लेस होते हैं हमारे जो स्टेशनरी फेज के अंदर आयंस मौजूद हैं उनके साथ। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मींस सेपरेशन बेस्ड ऑन द एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आयन क्रोमेटोग्राफी ही आएगा, सिंपल। और जो हमारे पास इसका स्टेशनरी फेज होता है ऑब्वियसली जो हम यूज़ कर रहे हैं रेजिन सॉलिड फॉर्म में हो सकती है या फिर हमारे पास किसी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, जो क्या कर सकती है अपने आयंस को एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है वो हमारे पास आती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसको हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। साइज एक्सक्लूजन आपको इसी से समझ आ रहा होगा कि साइज के बेस पे जो सेपरेशन होती है वो क्रोमेटोग्राफी की टाइप जो क्या करती है साइज की बेस पे सेपरेशन करती है वो साइज एक्सक्लूजन कहती है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। अब जो डिफरेंट पार्टिकल्स अगर हमारे पास मौजूद है वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अब ये देखिए ये चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं, इनके साइज डिफरेंट हैं, ठीक है। अब जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है वो साइज की बेस पे जो है वो सेपरेशन करती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर इस टाइप के हम रेजिन्स यूज़ करते हैं जिसका जो पोर साइज होता है वो एक स्पेसिफिक पोर साइज होता है, जो कुछ स्पेसिफिक साइज के जो
एलिमेंट्स होते हैं या एनालाइट्स होते हैं उनको वो अपने अंदर से पास आउट होने देता है, उनको जो है वो ट्रैवल करने देता है। और जो लार्ज साइज़ के जैसे कंपोनेंट्स, अगर हमने कोई स्मॉल साइज पोर साइज़ का अपना जो है वो यूज़ कर रहे हैं एड्जॉर्बेंट या अपनी जो भी रेजिन यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल पोर साइज़ की है, तो वो स्मॉल कंपोनेंट्स को तो अपने अंदर से पास आउट होने देगी, लेकिन जो लार्ज साइज़ के कंपोनेंट्स हैं उनको वो पास आउट नहीं होने देती। इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो सैंपल के अंदर डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, एनालाइट्स मौजूद होते हैं या फिर सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, वो उनकी सेपरेशन करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम जेल परमिएशन भी इसको इसीलिए कहते हैं कि जेल, इस टाइप की जेल यूज़ की जाती है जिनके पोर साइज डिफरेंट होते हैं, जो कि कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ एनालाइट्स को परमिएट करता है, अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एनालाइट्स या जैसे साइज जिनका बड़ा होता है, जिनका जो उस पर उनके पोर साइज के कंपेयर में जिनका साइज बड़ा होता है वो उनको पास आउट नहीं होने देता। नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ होल्डिंग स्टेशनरी फेज, के स्टेशनरी फेज को जो है वो किस फॉर्म में होल्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ according to the method of holding स्टेशनरी फेज, के स्टेशनरी फेज को जो है वो किस तरह से होल्ड करते हैं। अब हमने क्या देखा, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए अभी तक, जिसमें मैंने आपको HPLC का बताया, एक TLC या पेपर क्रोमेटोग्राफी का बताया। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखें क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक प्लेनर सरफेस होती है जिसके ऊपर हमारा सैंपल या मोबाइल फेज रन करता है। इसी तरह जो मैंने आपको TLC का बताया तो मैंने उस पर बताया आपको क्या होती है कि हमारे पास एक ग्लास की स्पोर्टिंग सरफेस होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना जो भी स्टेशनरी फेज होता है हम उसकी कोटिंग करवाते हैं, देन हम उसके ऊपर अपना सैंपल रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सरफेस नजर आए तो ये हमारे पास सरफेस जो है वो प्लेनर नजर आएगी, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह की क्या है कि अगर हमारे पास हम क्रोमेटोग्राफी जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं या फिर हम TLC कर रहे हैं, तो हमारे पास जो क्या होगा कि जो स्टेशनरी फेज को होल्ड किया हुआ है वो एक प्लेनर डायरेक्शन में जो है वो उसको होल्ड किया हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि या तो हमारे पास प्लेनर या फिर जिसको हम कह सकते हैं प्लेन क्रोमेटोग्राफी। इसमें कौन सी एग्जांपल आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर हमारे पास क्या आ सकती है TLC आ सकती है कि जिसके पास अंदर क्या होता है हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन सरफेस होती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएंगी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC। पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो प्लेनर और प्लेन क्रोमेटोग्राफी होती है कि हमारे पास जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर का मेथड ऑफ होल्डिंग स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंगली आती है वो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम में क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो कॉलम के अंदर पैक हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको HPLC का बताया था कि हमने कहा, या फिर सिंपल हमने एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बताई थी, तो मैंने कहा था कि हम कॉलम होता है उसके अंदर हम अपना स्टेशनरी फेज पैक कर देते हैं। तो कॉलम मीन्स, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि हम कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम के अंदर हमारा स्टेशनरी फेज पैक होगा। इसके अंदर अगर हम टाइप्स देखें, एग्जाम्पल देखें तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर जो गैस क्रोमेटोग्राफी हमने देखा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, या फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है, GLC गैस लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉलम यूज़ करते हैं और उस कॉलम के अंदर हम अपना स्टेशनरी फेज पैक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ यूज़। अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ यूज़। पर्पज ऑफ यूज़ का मतलब क्या कि आप किस मकसद के लिए जो है वो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ यूज़, इसके 2 मेन मकसद हो सकते हैं कि एक तो या तो हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारा जो पर्पस है वो है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, और सेकंड हमारे पास क्या हो सकती है प्रिपरेटिव एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या कि हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एनालिटिकल पर्पस हमारा क्या हो सकता है कि हमने उसका कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है या फिर हमने क्या करना है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब अगर क्या
कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है अपने सैंपल्स का या फिर हमने क्या करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो वो हमारा क्या पर्पस होगा कि हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि अगर आपका पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई दूसरे ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो अगर आप अपना एनालाइज करेंगे तो उसके दौरान जो है वो कोई इंटरफेरेंसेस कॉज कर सकते हैं, आपका जो पूरा का पूरा एनालिसिस है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो सैंपल है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनको आप एनालाइज नहीं करना चाह रहे, आपने उनको सेपरेट करना है, तो आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे कि हमने जो भी अपना सैंपल है उसको प्रिपेयर करना है, उसके अंदर जो दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद हैं क्योंकि एक मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है, और मिक्सचर में से मैंने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को सेपरेट करना है ताकि मैं क्या कर सकूँ उसको मजीद फर्दर किसी और टेक्निक से जो है वो एनालाइज कर सकूँ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा कि मैंने अपने सैंपल की प्रिपरेशन के लिए जो है उस क्रोमेटोग्राफी को टाइप को जो है वो यूज़ किया। यही डिफरेंट टाइप्स हैं जो यही क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन है जो आज हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फर्दर जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।